स्टूडेंट देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। हमें ये बताना है इसमें से चारों में से कौन सा ऐसा युग्म है जो सह अभाज्य संख्या का युग्म है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सह अभाज्य संख्या स्टूडेंट क्या होती हैं। तो जो सह अभाज्य संख्या स्टूडेंट होती है वो ऐसे अभाज्य संख्या होती है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जिनमें कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जो दोनों में हो। जैसे कि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में लिखा है 14,35। तो हम इसको 14 के जो फैक्टर आए हैं वो है 2 गुणे 7 और 35 का फैक्टर आए हैं 5 गुणे 7। तो दोनों में देखिए स्टूडेंट 7 कॉमन मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे ये 14 और 35 जो है ये सह अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट दूसरी संख्या, इसमें लिखा है 18,25। तो हम 18 के फैक्टर कर लेते हैं पहले। 2 × 3 × 3, 2 × 6, 6 × 18। उसके बाद में दूसरी संख्या है 25। इसके गुणनखंड करेंगे 5,5। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ पे आया है 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे है 5 गुणे 5, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये 18,25 ये सह अभाज्य संख्या का युग्म है। अगर हम तीसरे चौथे ऑप्शन को चेक करें, यहाँ पे देखिए 31 है और 93। तो आप देखिए ध्यान से, अगर 31 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 31 टाइम होता है 93। इसका मतलब 93 में दूसरा जो फैक्टर होगा वो 31 होगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए 32 और 62, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो जब इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा तो ये भी सह अभाज्य नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो सह अभाज्य संख्या का युग्म है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट इसका दूसरा पार्ट खा, लिखा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, 3x² - 4x + 3x² - 4x = 0। तो यहाँ पर हम पहले a, b और c के मान निकाल लेते हैं। तो हमारा जो व्यापक समीकरण होता है, जो मानक समीकरण वो होता है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे, तो वैल्यू जो a की आएगी वो आएगी 3, b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -4। और इसमें देखिए स्टूडेंट कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। और हमको बताना क्या है, मूलों का गुणनफल। तो स्टूडेंट देखिए जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू 3, तो इसका जो आंसर आएगा 0/3, ये हो जाएगा 0। तो देखिए इसमें 0 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 0 है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, c की वैल्यू 0 है, तो गुणनफल हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप फार्मूला याद रखना, मूलों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, और जो मूलों का योगफल होता है स्टूडेंट, वो भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -b/a। अगर आपको कभी योगफल निकालना तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट नंबर गा, इसमें लिखा है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। तो समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। पहला ऑप्शन है उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, संगत कोण बराबर हों और प्रयुक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टूडेंट जो समरूप त्रिभुज होते हैं, अगर हम कोई 2 त्रिभुज बना ले इस तरीके से और इस तरीके से, तो जो समरूपता का नियम होता है उसके लिए तो पहले संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए संगत कोण बराबर हो, यानी कि ये ऑप्शन सही है। उसके बाद में उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक होनी चाहिए। जो भी भुजाएं संगत हो, जैसे ये भुजा इसके संगत है, ये इसके संगत हैं, तो इनका जो अनुपात हो वो बराबर होना चाहिए। तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, ये भी ऑप्शन सही है। तो 2 ऑप्शन सही, तो तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा है प्रयुक्त में से दोनों, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, प्रयुक्त में से दोनों। ये आप समरूपता का नियम याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए फोर्थ पार्ट घा, cos 60
cos 30 माइनस साइन 60, साइन 30 का मान है। तो स्टूडेंट इसके लिए सबसे पहले हम सबकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए। अगर वैल्यू नहीं पता होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट cos 60 की जो वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, याद रखिएगा। उसके बाद में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद माइनस लगा देंगे। अब देखिए sin 60, तो sin 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2। जो cos 30 की वैल्यू होती है वो sin 60 की। अब उसके बाद में sin 30, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3/4 माइनस √3/4। अब ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस कटने के बाद में आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से हमारा 0 वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट 5th पार्ट, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो हमको ये बताना है कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा है बहुलक, तीसरा है माध्यिका, फिर है मानक विचलन। तो स्टूडेंट आपने चैप्टर पढ़ा होगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सांख्यिकी। इसमें माध्य होता है, बहुलक भी होता है और माध्यिका भी होता है। मानक विचलन ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है, और ये नहीं पूछ रहा तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।